हेलो क्लास, मैं पवन मिश्रा और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी, प्राच्यवाद और पाश्चात्य विवाद। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के लिए आई। तो स्टार्टिंग में उसका जो एम था कि वो ऑब्जेक्टिव जो थे भारत के साथ व्यापार करना और अपने प्रॉफिट को बढ़ाना, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे जो कंपनी का जो था धीरे धीरे भारत के हिस्से पे वो कब्जा करने लगी, तो उस टाइम उसको लेबर की ज़रूरत पड़ने लगी, स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ने लगी। और जो ब्रिटेन से जो लेबर आ रहे थे वो काफ़ी महंगे होते थे। तो इसलिए फिर कंपनी ने क्या किया कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था, जो एजुकेशन थी, उसको भी अपने हाथ में ले ली। तो अब इस वीडियो लेक्चर में हम ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी की बात करते हुए हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो कंपनी ने यहाँ पे जो जो इंग्लिश एजुकेशन है उसकी स्टार्टिंग की। तो आज हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चार्टर एक्ट 1813 कि चार्टर एक्ट जो आज्ञा पत्र है 1813 का क्या है। तो इससे पहले हम बात करते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार व्यापार के लिए आ रही थी, तो उसको एक चार्टर लेना पड़ता है। चार्टर का मतलब होता है आज्ञा पत्र की ब्रिटेन की जो उस टाइम की जो क्वीन थी एलिजाबेथ, तो कोई भी ब्रिटेन की कंपनी अगर ब्रिटेन से बाहर व्यापार के लिए जाती थी तो उसको वहाँ की क्वीन से परमिशन लेनी पड़ती थी, जिसको चार्टर कहा जाता था। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिस एक्ट के थ्रू उस परमिशन को दिया जाता था तो उसको चार्टर एक्ट कहा जाता था। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को भी भारत में व्यापार करने की परमिशन मिली। तो इस परमिशन का मतलब होता था, चार्टर का मतलब होता था कि अगर ये परमिशन भारत में ट्रेड की परमिशन ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली है तो ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई दूसरी कंपनी भारत में जाकर व्यापार नहीं कर सकती। ये राइट सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। तो इस चार्टर की एक खासियत थी कि हर 20 ईयर्स के बाद, हर 20 साल के बाद इसको रिन्यू किया जाता था। तो जब कंपनी भारत में व्यापार के लिए आई तो परमिशन लेके चार्टर एक्ट के थ्रू जो उनको परमिशन मिली, तो ये परमिशन हर 20 साल के बाद इसको रिन्यू किया जाता था। तो इस तरह से जब 1813 में इस चार्टर को जब फिर से रिन्यू किया गया, तो रिन्यू करने के साथ साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट में कंपनी को कुछ ऑर्डर्स दिए गए, कुछ बातें कही गई, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जिसको कंपनी को फॉलो करना था। तो हम देखते हैं कि द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813, also known as the Charter Act 1830, was an act of the Parliament of the United Kingdom, which renewed the charter issued to the British East India Company and continued the company's rule in India। कि जब स्टार्टिंग में कंपनी भारत आई थी और 1600 के बाद, आफ्टर 16 सेंचुरी, तो उस टाइम उसको चार्टर मिला था। तो हर 20 ईयर्स के बाद इस चार्टर को रिन्यू किया जाता था और ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये जो चार्टर था इसको रिन्यू किया जाता था। तो इस बार भी 1813 में भी चार्टर को रिन्यू किया गया और कंपनी को परमिशन दी गई कि जो अपना जो व्यापार है, जो ट्रेड है, वो भारत के साथ वो कंटिन्यू रख सकता है। तो जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो आप एक पिक्चर देखेंगे जहाँ पे 1813 में फिर से इस चार्टर को रिन्यू किया गया। उसके बाद जो ये चार्टर एक्ट 1813 है, ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन रिलेशन टू इंडियन एजुकेशन, की भारतीय शिक्षा में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों है? अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन फॉल ऑन द कंपनी। द इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ द दिस प्रोमिसरी नोट एज आर फॉलो, कि भारतीय शिक्षा में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस एक्ट के अनुसार भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी पे आ गया। कि जैसे इससे पहले हमने देखा कि मेडिवल पीरियड तक जो एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो स्टेट के पास नहीं थी, वो इंडिविजुअल की थी। लेकिन अब एक नई चीज़ हमें देखने को मिली कि 1813 के एक्ट के बाद, चार्टर एक्ट के बाद, की जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये कंपनी पर आ गई। कि जो इंडिया में जो एजुकेशन जो देने का काम जो होगा वो किसका होगा? कंपनी का होगा। तो अब इस एक्ट की जो महत्वपूर्ण बातें थी हम उसकी बात करते हैं। तो इसकी 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। सबसे पहली कि इस एक्ट में कहा गया कि जो भी मिशनरी जो यूरोप से आती है उनको
कंपनी इंडिया में आने के लिए उनको अलाउ करेगी, ताकि वो क्रिश्चियनिटी को और जो एजुकेशन है उसको प्रमोट कर सकें, उसका प्रचार प्रसार कर सकें। तो कंपनी की तरफ से कोई भी यूरोप से कोई भी मिशनरी आती है तो कंपनी की तरफ से उसको भारत में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा, और उस कंपनी की तरफ से उस मिशनरी को पूरी फ्रीडम दी जाएगी कि वो भारत में जो ईसाई धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, उसका प्रचार प्रसार कर सके। इसके बाद दूसरी बात इस एक्ट में की गई कि द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ऑर्डर टू मेक अरेंजमेंट फॉर लिविंग एंड स्कूलिंग ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी इन देयर टेरिटरी एंड टू हेल्प इन द प्रोपगेशन ऑफ एजुकेशन। कि जो ये मिशनरी जब भारत आए तो उसके रहने के लिए, उसका रहने खाने पीने का सारा अरेंजमेंट जो है वो कंपनी खुद अपने पैसों से करेगी, और इसके अलावा स्कूल्स भी ओपन करेगी कंपनी इन मिशनरी के लिए। तो पहली बात इस एक्ट की पहली बात ये थी कि जो भी यूरोपियन मिशनरीज हैं उसको भारत में आने की कंपनी छूट देगी, ताकि वो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को और एजुकेशन को प्रमोट कर सकें। प्लस उनके रहने खाने का सारा जो अरेंजमेंट है कंपनी खुद करेगी, और इसके अलावा स्कूल खोलने में भी, शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी उनकी सहायता करेगी। और तीसरी मेन जो बात थी इस एक्ट की कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जितना भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से हर साल 1 लाख रुपए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जो अमाउंट है वो एजुकेशन पर, लिटरेचर पर, कल्चर पर, साइंस पर एक जो कंपनी है उसको खर्च करेगी। तो दिस अमाउंट शुड बी स्पेंड टू प्रोटेक्ट द नॉलेज, साइंस, लिटरेचर एंड कल्चर। की जो अपने प्रॉफिट में से 1 लाख का जो अमाउंट है वो निकाल कर कंपनी यहाँ की एजुकेशन पर खर्च करेगी। तो इस एक्ट में 3 बातें की गई कि यूरोपियन मिशनरीज को इंडिया में आने से रोका नहीं जाएगा, और उनको पूरी छूट दी जाएगी कि वो यहाँ पे आके क्रिश्चियनिटी को और जो एजुकेशन है, यूरोपियन एजुकेशन है, उसको प्रमोट कर सकें। दूसरा जो है उसके रहने खाने पीने का और शिक्षा के प्रचार प्रसार का सारा जो अरेंजमेंट है कंपनी को करना है। तीसरा है कि कंपनी को जितना प्रॉफिट होता है उसमें से 1 लाख रुपए निकाल कर वो यहाँ की एजुकेशन पर खर्च करेगी। तो इस एक्ट की 3 महत्वपूर्ण बातें थी। अब हम देखते हैं कि जो कंट्रोवर्सी किस बात पे हुई, ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट जो कंट्रोवर्सी है क्यों शुरू हुई। तो हम 2 ग्रुप बात करते हैं, एक ओरिएंटलिस्ट की बात करते हैं, एक एंग्लिसिस्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 1813 का चार्टर था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को ये ऑर्डर दिया गया कि क्रिश्चियन मिशनरी को भारत में भारत में उनको आने के लिए पूरी छूट होगी, और भारत में आकर क्रिश्चियनिटी को और एजुकेशन को प्रमोट करने की पूरी उनको फ्रीडम होगी। उनका सारा जो खर्चा होगा मिशनरी का वो कंपनी उठाएगी, और इसके अलावा कि जो उनके रहने का, खाने पीने का सारा जो अरेंजमेंट है वो कंपनी करेगी। इसके अलावा फिर हमने देखा कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसमें ये भी कहा गया कि कंपनी हर साल अपने जो भी उसका प्रॉफिट होता है उसमें से 1 लाख रुपए निकाल कर और वो यहाँ की एजुकेशन पे खर्च करेगी। तो ये चीज़ें जो थी 1813 के चार्टर में थी। लेकिन अब एक नई जो प्रॉब्लम आई कि इन दिस एक्ट इट वाज नॉट क्लियर हाउ टू स्पेंड 1 लाख मनी फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। कि इस एक्ट में इस बात को क्लियर ये नहीं किया गया कि जो 1 लाख रुपए एजुकेशन पे खर्च करना है वो कैसे करना है, किस तरह से करना है, किस पर कितना पैसा खर्च करना है। तो इस चीज़ की क्लियरिटी नहीं थी, तो यहाँ से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई। और फिर दूसरी बात थी कि इस जो चार्टर एक्ट था इसमें ये भी क्लियर नहीं था कि लिटरेचर जो इसमें लिखा गया है उस लिटरेचर का मतलब इंडियन लिटरेचर से है, यूरोपियन लिटरेचर से है। कि जिसमें एक्ट में ये बात की गई कि जो लिटरेचर पर और एजुकेशन पर जो 1 लाख रुपीज़ खर्च करना है उस लिटरेचर का मतलब इंडियन लिटरेचर से है या यूरोपियन लिटरेचर से है। तो ये भी कंट्रोवर्सी का एक दूसरी बात थी। और इसके बाद था देयर वाज नो क्लैरिटी इन दिस एक्ट दैट द बेसिस ऑफ एजुकेशन ऑफ साइंस जो पढ़ाई जाएगी, जो लिटरेचर जो पढ़ाई जा रही है उसका मतलब इंडिया से है या वेस्टर्न से है। तो ये चीज़ भी इस चीज़ में क्लियर नहीं थी कि जो ज्ञान विज्ञान साहित्य की जो शिक्षा है उसका मतलब भारतीय शिक्षा से है या पश्चिमी शिक्षा से। फिर
अब जब इस तरह की कंट्रोवर्सी शुरू होने लगी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनके दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप ऐसा था जिसका मानना था कि लिटरेचर का मतलब जो है वो वेस्टर्न लिटरेचर से है, तो दूसरा ग्रुप मानता था कि लिटरेचर का मतलब जो है 1 लाख रुपए जिस लिटरेचर पे खर्च करने की बात की गई है उसका मतलब इंडियन लिटरेचर से है। तो एक ग्रुप मानने लगा कि नहीं उसका मतलब वेस्टर्न लिटरेचर से है, तो दूसरा ग्रुप कहने लगा कि नहीं नहीं इसका मतलब इंडियन लिटरेचर से है। तो दिस टाइप डिस्प्यूट स्टार्टेड हैपनिंग इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट एज वेल इंडिया, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ साथ इंडिया में भी इस तरह की जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। एज ए रिजल्ट दो ग्रुप बन गए, एक ग्रुप को कहा गया ओरिएंटलिस्ट और दूसरे को कहा गया एंग्लिसिस्ट, कि दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप जो ये कहता था कि जो लिटरेचर का जो मतलब है जो चार्टर एक्ट में जो लिटरेचर है उसका मतलब इंडियन लिटरेचर से है, तो उस ग्रुप को कहा गया ओरिएंटलिस्ट। तो दूसरा जो ग्रुप था उसका मानना था कि नहीं उस लिटरेचर का मतलब जो है वो वेस्टर्न लिटरेचर से है, तो उसको एंग्लिसिस्ट कहा गया। तो जो ओरिएंटलिस्ट ग्रुप था उसका मानना था कि इंडियंस को जो है इंडियन कल्चर की इंडियन लिटरेचर की एजुकेशन दी जाए, उनको वेस्टर्न एजुकेशन नहीं दी जाए। तो जो एंग्लिसिस्ट ग्रुप था उसका मानना था कि इंडियन को वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए, वेस्टर्न कल्चर की वहाँ की एजुकेशन दी जाए, उनको इंडियन एजुकेशन नहीं दी जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप को प्राच्यवादी ओरिएंटलिस्ट कहा जाने लगा और दूसरे ग्रुप को पाश्चात्यवादी या उसको एंग्लिसिस्ट कहा गया। अब द टोन ऑफ प्रोटेस्ट वाज द सेम इन बोथ द वोट्स, कि अब दोनों साइड से जो इस तरह के विरोध एक काफ़ी होने लगा, और बोथ फैक्शंस वर इंटरप्रेटिंग द चार्टर एक्ट 1813 इन देयर ओन वे। और दोनों ही ग्रुप अपने अपने हिसाब से जो 1813 का जो चार्टर आज्ञा पत्र था उसकी अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे थे। जो एंग्लिसिस्ट कह रहे थे कि नहीं इसका मतलब वेस्टर्न लिटरेचर से है, तो ओरिएंटलिस्ट कह रहे थे कि नहीं इसका मतलब इंडियन लिटरेचर से है। तो ड्यू टू ओपेसिटी इन द चार्टर एक्ट 1813 द ओरिएंटल एंड वेस्टर्न टू फैक्शंस वर फॉर्म्ड एंड द ओरिएंटल एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी बिगेन। कि चार्टर एक्ट 1813 में इस तरह के डिस्प्यूट, इस तरह के ओपेसिटी कमी के कारण, स्पष्टता के कारण दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप को कहा गया प्राच्य ग्रुप ओरिएंटल और दूसरों को कहा गया पाश्चात्य ग्रुप एंग्लिसिस्ट या वेस्टर्न ग्रुप इसको कहा गया। तो इस विवाद का जन्म हुआ यहाँ से 1813 से ये जो कंट्रोवर्सी थी स्टार्ट हुई। और हम देखते हैं ओरिएंटलिस्ट कौन थे, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ओरिएंटलिस्ट वो लोग थे जो मानते थे कि इंडिया में इंडियन एजुकेशन ही देनी चाहिए, इंडियन जो कल्चर है यहाँ का जो लिटरेचर है यहाँ की जो नॉलेज और साइंस है उसी की एजुकेशन दी जानी चाहिए। भारत में भारतीय साहित्य की शिक्षा दी जानी चाहिए, इंडियन लिटरेचर शुड बी टॉट इन इंडिया, ओरिएंटलिस्ट का मानना था। और ये कहते थे कि some Orientalists believed that the Indian people were not able to get education in Western language, literature and knowledge science। कि इनका मानना था ओरिएंटलिस्ट का कि भारतीय जो है इस लायक ही नहीं है कि उनको पश्चिमी शिक्षा दी जा सके, तो इसलिए उनको भारतीय शिक्षा दी जानी चाहिए। तो he also believed that Indian people can oppose the British for imparting Western knowledge and science and literature। कि इन लोगों का ये भी मानना था कि अगर भारतीयों को वेस्टर्न एजुकेशन दी जाती है तो क्या पता भारतीय उसका विद्रोह भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये लोग मानते थे कि अगर इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन दी जाती है तो ये जो वेस्टर्न कंट्री है उसके बिल्कुल इक्विवेलेंट, उसके बिल्कुल समान हो जाएंगे, और इनको मूर्ख बनाना फिर मुश्किल हो जाएगा, इनको आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। इस कारण फिर भविष्य में कंपनी को व्यापार में परेशानी हो सकती है। तो ओरिएंटलिस्ट ग्रुप मानता था कि इंडियंस को इंडियन लिटरेचर की यहाँ की लैंग्वेज की ही एजुकेशन दी जानी चाहिए, उनको वेस्टर्न एजुकेशन नहीं दी जानी चाहिए। तो दूसरा ग्रुप था एंग्लिसिस्ट, इसका मानना था कि इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन ही दी जानी चाहिए, वहाँ की जो लिटरेचर है, लैंग्वेज है, नॉलेज साइंस है, वहीं की एजुकेशन दी जानी चाहिए। और इसका मानना था कि अगर ऐसा किया जाएगा तो यूरोपियन एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड इन इंडिया। तो इस तरह से यूरोपियन एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट किया जा सकता है, और जो इसका मीडियम जो होगा वो इंग्लिश होगा, सो डैट द ब्रिटिश कुड गेट चीप लेबर इन इंडिया, ताकि ब्रिटिशर्स को इंडिया में चीप लेबर, सस्ते मजदूर मिल सके।
तो दे वांटेड टू टीच इंग्लिश टू द इंडियंस टू फर्दर स्ट्रेंथन देयर बिजनेस। ये अपने बिजनेस को मजबूत करने के लिए इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर यहाँ के बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, ताकि यहाँ का जो क्राउड है, यहाँ का जो यूथ है, ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल हो सकें। और इससे क्या होगा कि इनका जो बिजनेस है स्मूथली चलेगा, इनका जो व्यापार है स्मूथली चलेगा। तो दिस ग्रुप बिलीव कि अगर हम वेस्टर्न, एक ग्रुप मानता था कि वेस्टर्न एजुकेशन देकर हम यहाँ के यूथ को इस तरह से बना देंगे जो दिखने में तो भारतीय होंगे, लेकिन वो सोच से, दिमाग से, मानसिक रूप से वो अंग्रेज होंगे और जो कंपनी की सेवा करेंगे। तो इसलिए इंग्लिशिस्ट जो ग्रुप था वो मानता था कि जो इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन दी जानी चाहिए। और लेकिन जब 1813 का 1813 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें ये तो कहा गया कि जो कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को एजुकेशन पे 1 लाख रुपीस खर्च करने हैं, एजुकेशन और लिटरेचर पे। लेकिन उसमें एक क्लियर नहीं था कि लिटरेचर का मतलब जो इंडियन लिटरेचर से है, लिटरेचर साइंस नॉलेज जो है उसका मतलब इंडियन लिटरेचर से है या वेस्टर्न से है। तो ओरिएंटलिस्ट ग्रुप जो था उसका वो उसकी व्याख्या करने लगा कि नहीं, इसका मतलब इंडियन लिटरेचर से है। तो इंग्लिशिस्ट कहने लगे कि नहीं नहीं, इसका मतलब यूरोपियन एजुकेशन से है। तो इस तरह से 1813 में एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई और अगले 20-22 सालों तक ये कंट्रोवर्सी, 1835 तक ये कंट्रोवर्सी चलती रही। लेकिन इस कंट्रोवर्सी का द एंड ऑफ ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी, इस कंट्रोवर्सी का जो विवाद का अंत कब हुआ, जब 1835 में ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट इट वुड डिवोट its limited resource to teaching only through the English language। कि 1835 में जब मैकाले मिनट्स के नाम से हम जानते हैं कि मैकाले ने कहा कि नहीं, जो लिटरेचर और एजुकेशन का मतलब है वेस्टर्न एजुकेशन से है, तो जो लिमिटेड जो रिसोर्स है हम उसको वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए खर्च करना चाहते हैं। तो 1835 में ये चीज़ क्लियर कहा गया कि लिटरेचर का मतलब वेस्टर्न लिटरेचर से है। तो इस कंट्रोवर्सी का जो अंत हुआ 1835 में जाके कंट्रोवर्सी खत्म हुई। और आफ्टर दिस डिसीजन द ब्रिटिश गवर्नमेंट टेकिंग स्विफ्ट एक्शन मेड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इट्स स्कूल एंड कॉलेज। इसी निर्णय के बाद ब्रिटिश सरकार ने तेज़ी से कार्रवाई करते हुए अपने स्कूल और कॉलेजों में इंग्लिश को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि ओरिएंटलिस्ट कौन थे जो मानते थे कि भारतीयों को भारत में साहित्य की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इंग्लिशिस्ट वो थे जो मानते थे कि इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन देना चाहिए, ताकि उनको जो कंपनी को चीप लेबर इंडिया में ही मिल सके, जो उनकी सेवा कर सके और जो उनके लिए लॉयल हो सके और उनकी बात माने, जिससे कंपनी का भारत में साम्राज्य मजबूत हो सके। तो ओरिएंटलिस्ट कहते थे कि नहीं, अगर इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन दी जाएगी तो उनको मूर्ख बनाना मुश्किल हो जाएगा और वो हमारे समान खड़े हो जाएंगे। तो दो ग्रुप था, ओरिएंटलिस्ट का मानना था कि इंडियंस को इंडियन लिटरेचर की लैंग्वेज एजुकेशन दी जाए, तो इंग्लिशिस्ट कहते थे कि नहीं, इसको वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए। और 1813 का जो चार्टर एक्ट जो बना उसमें ये चीज़ कहा गया कि 1 लाख रुपीस लिटरेचर और एजुकेशन पे खर्च करना था। तो लेकिन उसमें एक क्लियर नहीं था कि उसका मतलब लिटरेचर का मतलब इंडियन लिटरेचर से या वेस्टर्न से। तो ओरिएंटलिस्ट उसका मतलब इंडियन से लिटरेचर से निकालने लगे, तो इंग्लिशिस्ट उसको यूरोपियन लिटरेचर कहने लगे। तो इस तरह से 1813 से जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई और 1835 में जाकर जब मैकाले ने क्लियर किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ऑफिसर था उसने क्लियर किया कि नहीं, लिटरेचर का मतलब वेस्टर्न लिटरेचर से है, तो 1835 में एक कंट्रोवर्सी जाके ख़त्म हुई। और उसके बाद से इंडिया में जो ब्रिटिश हम इंग्लिश एजुकेशन की स्टार्टिंग हुई। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। और आपको अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ आप इसको ज़रूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।